सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 23 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक कहानी लेखन। शुरू करते हैं पाठ 23। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। कहानी लेखन एक उत्कृष्ट कला है। हिंदी साहित्य में इस विधा का महत्वपूर्ण। कहानी पढ़ना, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग को या किसी समस्या को आधार बनाकर उसे किया जाता है। कहानियां निम्नलिखित शीर्षकों पर पूछी या लिखवाई जा सकती है। किसी शैक्षिक शीर्षक पर, दिए गए संकेतों पर और दिए गए चित्रों पर, तीन आधार पर तरह से लिखवाई जा सकती है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी क्या है, इन शीर्षकों पर लिखी जा सकती है इस तरह से, और फिर इनको लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, कहानी सरल भाषा में होनी चाहिए। कहानी मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए। सुनने वाले को मजा आना चाहिए, उसको उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए सुनाने वाले की तरफ। तीसरा, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए यानी बीती हुई घटनाओं के रूप। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। पांचवा, कहानी लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यदि आप कहानी लिख रहे हैं, सुना नहीं, लिखने की बात हो रही है, रूपरेखा बना ले कि किस किन किन बातों पर आप कहानी को बताएंगे। ठीक है, किस किस पॉइंट पर, किस किस विषय पर, तो इस तरह से रूपरेखा बना ले। आपकी कहानी अगर अच्छे से आपको स्कूल में, विद्यालय में किसी विषय पर दिया गया तो आपको कहानी लिखनी, उस पर आपको रूपरेखा बनानी चाहिए। कहानी का प्रारंभ सुंदर तथा आकर्षक करना चाहिए। कहानी अधिक से अधिक 150 शब्दों में लिखनी चाहिए। आठवां, कहानी से मिलने वाली शिक्षा कहानी अंत में अवश्य लिखनी चाहिए। उस कहानी से जो भी सीख मिलती है वो शिक्षा भी आपको अंत में लिखना चाहिए। नीचे कुछ कहानियां दी जा रही है, इन्हें ध्यानपूर्वक कहानियां दी जा रही है किस तरह से। अब देखिए, ये उदाहरण के तौर पर कहानी दी गई, किस तरह से कहानी लिखनी चाहिए सरल रूप से, प्रभावी रूप से। और क्या है, कहानी में आपका वो होना चाहिए, अंत में कुछ सीख भी होनी चाहिए और सुंदर ढंग से आपको कहानी लिखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखिए, समय का मूल्य। शुरू करते हैं कहानी। अमित 8वीं कक्षा में पढ़ता था। यद्यपि वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह अत्यंत लापरवाह था। कोई भी कार्य समय से नहीं करता था। उसकी इस आदत से घर में उसके माता पिता और विद्यालय में शिक्षक बहुत परेशान है। वह उसे जबरदस्ती माँ उठाती और स्कूल भेजती। वापस लौटने पर वह अपने बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे सब इधर उधर फेंक देता। माँ उसके पीछे परेशान रहती। किसी तरह कई बार कहने पर वह खाना खाता, फिर खेलने में जुट। जब माँ उसे होमवर्क करने को कहती तो वह कहता अभी कर लूंगा। इस तरह कई बार कहने पर वह पढ़ाई करता। इस आदत से माँ काफी परेशान हो गई। एक दिन माँ ने मन में कुछ निश्चय किया, प्रण किया। सुबह होने पर माँ ने उसे जगाया नहीं। काफी देर से उसकी नींद खुली। काफी देर से उसकी नींद खुली। घड़ी पर नजर गई तो देखा स्कूल रिक्शा आने का हो गया। किसी तरह हड़बड़ी में उल्टा सीधा तैयार होकर वे स्कूल। घर वापस आने पर माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। वह अपना सामान इधर उधर फेंक कर खेल। शाम को उसकी माँ ने उसे प्रतिदिन हलवा का नाश्ता शाम को उसकी माँ उसे प्रतिदिन हलवा का नाश्ता देती थी, लेकिन आज तो माँ ने नहीं बनाया। अमित ने ध्यान नहीं दिया और पार्क में खेलने चला गया। वापस आने पर भी माँ ने उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा, यह टीवी देखने में व्यस्त हो गया। इस तरह करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन देखा कि खाने की मेज पर 6 प्लेटों में हलवा रखा है। माँ ने उससे हलवा खाने को कहा। वह बोला, माँ इतना हलवा मैं एक साथ कैसे खा पाऊंगा। अब माँ ने समझाया, बेटा जब तुम 6 दिन का हलवा एक एक साथ नहीं खा सकते तो एक साथ सारी पढ़ाई कैसे कर पाओगे। इस तरह से माँ ने उसको ये बात समझाने की ऐसा। अब अमित की समझ में आ गया। उसने माँ से माफी मांगी और हर काम समय अनुसार करने लगा तथा प्रतिक्रिया करने लगा। तो उसके माता पिता और अध्यापक बहुत खुश हुए। शिक्षा क्या प्राप्त हुई इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय से करनी चाहिए तथा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरह से आप भी जो भी विषय आपको मिलेगा अभ्यास से आप लिखेंगे, अंत में उसका शिक्षा भी लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, विनम्रता। रवि एक धनी परिवार का बालक था। वह बहुत ही सुशील और विनम्र था। इन्हीं
गुणों के कारण वह सभी को बहुत प्यारा था। रवि नगर के एक विद्यालय में पढ़ता था। वह अपने स्वभाव के कारण सभी छात्रों का प्रिय हो गया था। वार्षिक परीक्षा निकट थी। उसका एक सहपाठी कमल उसके घर आया। उसे घर आया देखकर रवि बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसका परिचय अपने माता पिता से कराया। कमल एक साधारण परिवार से था। उसके पास कुछ विषयों की पुस्तकें नहीं थी। विषयों की पुस्तकों उन्हीं पुस्तकों को वह रवि से अक्सर लेकर काम चलाता था। वह उन उन दोनों की मित्रता देखकर वरुण नाम का एक शरारती बालक अप्रसन्न रहता था। अक्सर वह रवि की पुस्तकें ले लेता, कभी उन्हें फाड़कर फेंक देता था, परंतु रवि ने उसकी चर्चा किसी से भी नहीं की। वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिन शेष रह गए। वरुण ने रवि व कमल को कक्षा के बाहर पकड़कर कहा, यदि तुम दोनों ने परीक्षा में मेरी सहायता नहीं की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। यह सब बातें पास से गुजरते हुए एक छात्र ने सुनी। उसने जाकर कक्षा अध्यापक को बताया। कक्षा अध्यापक ने रवि, कमल और वरुण को कक्षा में बुलाकर सारी बातों को पूछा। वरुण भी सुनता रहा और बीच बीच में अध्यापक से निगाह बचाकर दोनों को घूर घूर कर देखता रहा। रवि ने वरुण की शिकायत करके अध्यापक से कहा, गुरुजी क्षमा कर दें, यह भी तो सहपाठी है। कमल की तरह ये भी मेरा मित्र है। गुरुजी उसकी बात सुनकर मौन रहे। रवि वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण विद्यालय में प्रथम आया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे सर्वोत्तम छात्र के विनम्र स्वभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों को संबोधित किया। प्यारे छात्रों, तुम्हें भी रवि जैसा बालक बनना चाहिए। धनी परिवार का पुत्र होते हुए भी उसमें बिल्कुल घमंड नहीं है। शिक्षा क्या मिली इस कहानी से? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तथा अपने से की सहायता करनी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कहानी होती है। सारी कहानियां जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार ये कहानी दीनों पर दया, किस तरह से दीनों पर दया इस कहानी से मिलेगी। ये कहानी आपको अच्छे से करना है। दीनों पर दया कि जो गरीब दीन परेशान लोग होते हैं, तंग लोग होते हैं, उन पर किस तरह से हमें दया करनी चाहिए। गाँव में रामू नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सोहन, मझले पुत्र का नाम रोहन और सबसे छोटे पुत्र का नाम मोहन। तीनों ही घर का सारा काम संभालते थे तथा बारी बारी जंगल से लकड़ियां काट कर लाते। एक दिन सोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर तक उसने बहुत सी लकड़ियां काट ली। जब सूरज अपनी तेज गर्मी करने लगा तो वे एक पेड़ की छाया में बैठकर रोटी खाने। अभी एक बौना वहां आकर उससे बोला कि मुझे भी एक रोटी दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन सोहन ने उसकी बात को कोई उत्तर नहीं दिया और अपना मुंह फेर लिया। तो रोटी खाने लगा। बोना उदास हो गया और कुछ बोलकर वहां से चला गया। खाने के पश्चात जब सोहन लकड़ियों का गट्ठर बनाने चला गया तो देखा कि लकड़ियां गायब है। उस दिन बिना लकड़ी के वह घर गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, ना रोटियां बनी। इस तरह से अगले दिन रोहन भुने चने लेकर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काट कर उसने उनका गट्ठर बांधा और पेड़ की छाया में बैठकर खाने लगा। तभी वही बोना फिर आया और रोहन से चने मांगने लगा। रोहन ने भी उसके साथ सूखा व्यवहार किया और उसे खाने के चने नहीं दिए। बोना फिर गुदगुदाकर उदास होकर चला गया। चने खाकर जब रोहन गट्ठर को उठाने चला तो गट्ठर वहां नहीं था। वह भी खाली हाथ वापस गया। तो इस तरह से उस बोने को उन लोगों ने नहीं दिया। उसको भूख लग रही थी, ऐसे ही बददुआ देता बदबदाता हुआ वो चल। तीसरे दिन मोहन की बारी थी। लकड़ी ना होने के कारण उस दिन भी रोटी नहीं बनी थी। इसलिए वह चिवड़े लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। उसने भी अपना काम समाप्त किया और चिवड़े खाने के लिए बैठ गया। तभी वही बोना फिर वहां आया और भूखा होने के कारण चिवड़े मांगने लगा। मोहन को उस पर दया आ गई और बोने को चिवड़े दे दिए। बोने ने 2 दाने खाने के बाद कहा कि मैं बोना हूँ, 2 दाने खाने से मेरा पेट भर गया, अब बाकी चिवड़े तुम खा लो। मोहन जैसे ही चिवड़े खाने लगा वैसे ही चिवड़े सोने चांदी के बन गए। मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोने की देखने लगा, उसके स्थान पर भगवान विष्णु खड़े थे। मोहन से कहा, मैं तुम तीनों भाइयों की परीक्षा ले रहा था, तीनों पर दया दिखाते हैं, मैं उन पर अपनी कृपा करके उन्हें उपहार देता हूँ। तुम्हारे दोनों भाई परीक्षा में नहीं हो सके, मैंने उन्हें दंड दिया, परंतु
तूने एक भूखे पर दया दिखाई, इसलिए तू मांग, क्या वरदान मांगता है? मोहन ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे दोनों भाइयों को क्षमा कर दीजिए और हमारा घर धन धान्य से भरा पूरा रहे। प्रभु ने उसे वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। ठीक है? आते चले गए वरदान देकर। इसके बाद तीनों भाई पिता के साथ सुख से रहने लगे। अब वे सभी की मदद करते। अब वो दूसरे लोग, उनके पास इतना धन आ गया कि दूसरे लोगों की वो मदद करते। क्या क्या मिली इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब, निर्धन, असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से ये सारी कहानियों के उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं और बाकी एक कहानी आप अच्छे से स्वयं पढ़ने का प्रयास करेंगे। चौथी कहानी ऐसा था फकीर चंद। ऐसा था फकीर चंद की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आप इसको आओ करें अभ्यास। अब इन विषयों पर आप, इन शीर्षकों पर आप कहानी लिखेंगे। साहसी बालक, बंदर का न्याय, दो मित्र तथा भालू, सच्चा बालक और ईमानदारी का फल। इन विषयों पर आप इन शीर्षकों पर कहानी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया। पाठ समाप्त हुआ। आशा करती है पाठ आपको। मिलते हैं अगले पाठ पर।